हाय गाइस, दिस इज़ प्रशांत और आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्टॉक टिप लेके आया हूँ। और मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है। साथ में ये मुझे लगता है कि 2-3 साल में बहुत कुछ अच्छा करने वाली है। तो पहले ये जानते हैं, आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद कौन सा एक सेक्टर है जिसमें सरकार पैसे लगाना चाहेगी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट लेबर्स? तो ये माइग्रेंट लेबर्स वापस तो आएंगे, तो कौन सा एक सेक्टर है जिसमें पैसा लगाने से बहुत फ़ायदा होता है? दूसरा, हम सबको पता है इस बार सारी सरकारें हॉस्पिटल्स का काफ़ी काम करने वाली हैं। तो एक कौन सी कंपनी है जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी है? और कौन सी, क्या सरकार सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट को देना चाहेगी या कोई अपना ही पीएसयू कंपनी को देना चाहेगी? और ऐसा कौन सा सेक्टर है जो पिछले 3 से 5 साल तक से अच्छा नहीं कर रहा है? तो चलिए आज जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी हम आपके लिए लेके आए हैं। और इन सारे सवालों का जवाब के लिए प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। एंड आई डू होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अब तक, या तो नीचे लिंक है, आप रेड बटन दिखेगा, उसको बस क्लिक करेंगे और 2 सेकंड में आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर जाएंगे, जिससे आपको भी हमारे वीडियो के बारे में लेटेस्ट पता लग पाएगा कि हम क्या नया कर रहे हैं। तो आज का आइडिया बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हम लोग सेबी के साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह रजिस्टर्ड नहीं है। इस स्टॉक में हो सकता है कि मैं इन्वेस्टेड हूँ, और आखिर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें या पूरी तरह सलाह कर लें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। तो चलिए पहले एनबीसीसी का मॉडल समझ लेते हैं, करता क्या है ये। तो ये एक बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 1960 की कंपनी, तो काफ़ी पुरानी है। आप में से कई लोग उस टाइम तक बॉर्न भी नहीं हुए होंगे। बट एनबीसीसी का पहला जो सबसे बड़ा काम है वो है पीएमसी का, तो जहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह काम करता है। और सरकार कोई काम देती है इसको, तो वो उसको आगे पास कर देता है, और इसमें इसका मार्जिन 10% है। दूसरा इसका काम है रियल एस्टेट का। सो लास्ट ईयर एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि इनको लगा लैंड के प्राइसेस काफ़ी डाउन है। और तीसरा काम इनका रीडेवलपमेंट का है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आपका जेपी इंफ्रा हो गया, आपका यहाँ पे नारोजी नगर हो गया, जिसमें इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए, तो एनबीसीसी के बिजनेस मॉडल क्या है? तो ये काफ़ी जगह 6th बताई जा रही है या 7th आउट ऑफ ऑल दी 148 कंपनीज। और मुझे लगता है आगे जाके ये कंपनीज का नंबर और कम हो जाएगा, और कई हद तक एनबीसीसी के पास इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। चलिए एनबीसीसी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो एनबीसीसी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, क्योंकि 1960 से काम कर रहा है। और इसकी रैंक जहाँ कई जगह 7th बताई जा रही है और कई जगह 6th। और जैसा कि अभी सिचुएशन है, मुझे लगता है काफ़ी कंपनी कोविड की वजह से बहुत मार खाने वाली है, और काफ़ी हद तक एनबीसीसी वुड बी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा, इसके पास पीडब्ल्यूओ लाइसेंस है, जिसकी वजह से इसको कई बार कॉम्पिटिटिव बिडिंग में काम नहीं करना पड़ता। जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर होता है, इसको नॉमिनेशन बेसिस पे मिल जाता है। और जहां इसका स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल से पिट रहा था, वहां पे इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हैज बीन इम्प्रूविंग फ्रॉम द लास्ट 2 years। तो वो बहुत अच्छी चीज है जो आप याद रखिएगा। हम आगे वाले उस पे और इसको देखेंगे। रेशियोज को देख लेते हैं। पहली चीज ये भी याद रखिएगा, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। कितनी सरकारी कंपनीज को एक्चुअली मिलता है ग्रेट प्लेस टू वर्क? तो मुझे लगता है कुछ वहां पे इन मामले में ठीक चल रहा है। और ये एक नवरत्ना सीपीएससी भी है। तो नवरत्ना होने से क्या फायदा होता है कि कई हद तक इसको इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ये और सरकारी कंपनियों की तरह कंप्लीटली सरकार पे डिपेंड नहीं है, ये है बट फिर भी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके पास नवरत्ना स्टेटस है। अब सेल्स ग्रोथ जो हुई है वो 14.75% हुई है। ईबिट ग्रोथ जो लास्ट 5 साल का है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो थोड़ा सा इनका 1.38% है, जो नीचे की तरफ है। ईबिट टू इंटरेस्ट, तो
वो पर अच्छा है 24.11। डेट बहुत कम है, इट्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड जीरो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है इनकी कि इनके पास डेट बिल्कुल है ही नहीं। सो दैट्स अ गुड थिंग विद दिस कंपनी। टैक्स रेशियो तो काफी हद तक टैक्स में इनका पैसा चला गया था अभी लास्ट ईयर में, और डिविडेंड देने वाली कंपनी है। मैं ये भी दिखाऊंगा इनकी डिविडेंड पे आउट में क्यों मुझे लगता है कि ये आगे के टाइम में भी चलता रहेगा। सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन एनबीसीसी। अगर सो वैसे तो मैं पीई रेशियो को ज्यादा आप लोगों से कहता हूँ उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों जो पैरामीटर्स हैं, प्राइस और अर्निंग्स, दोनों को ही मैनिपुलेट बहुत आराम से कंपनीज कर लेती हैं। हाउएवर यहाँ पे मैंने फिर भी दिखाया है, और यहाँ पे उसकी पीई 21.66 है, जो और कंपनीज के कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 2.33 है। अगर मैं नीचे आता हूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका नेगेटिव में है, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत कम है, और इस वक्त ये स्टॉक 16 या 15 रुपए के आसपास घूम रहा है। और रिटर्न ऑन अर्निंग भी कम है 13.34, जो इसकी अगर आप 5 साल की देखेंगे तो उसके कंपैरेटिवली काफी कम है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट में देखी, ये कंपनी अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके पास हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ऑन इन एट न्यू दिल्ली। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हेल्थ केयर में बहुत कुछ कर रही है। तो इस कंपनी के पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल सिग्निफिकेंट सच एज हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पैन इंडिया। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल कहा था कि अगर हमारी सरकार को अब आगे जाके पैसा लगाना है जिससे माइग्रेंट लेबर्स को जॉब मिले, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पावरफुल सेक्टर है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है क्योंकि इसकी एनुअल रिपोर्ट के सेकंड पेज पे 2018-2019 की एनुअल रिपोर्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है कंपनीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइम मूवर है। तो इनके पास काफी कैपेबिलिटी है हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस। और सीतारमन ने अब ये कहा है कि हर ब्लॉक में एक हॉस्पिटल होगा। तो आई एम श्योर अभी नहीं है, तो वो कौन होगा जो कंपनी को मिल सकता है। तो ये इस रैशनल पे मेरी थीसिस बेस्ड है कि एनबीसीसी दो फायदे उठाएगी। पहली चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा सरकार को अगर मार्केट को उठाना है। दूसरा, सरकार को अगर सच में हमारे हॉस्पिटल्स पे काम करना है तो एनबीसीसी इज अ गुड प्लेयर टू थिंक अबाउट इट। ग्रेट। हम एनबीसीसी के रिजल्ट्स पे जाने से पहले हम जरा एक बार इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो अगर मैं स्क्रीनर पे आता हूं तो आप देखेंगे एनबीसीसी जहां कभी ये 10,000 कोविड से पहले 10,000 करोड़ की कंपनी थी, अब 3,000 स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आ गई है। अभी का प्राइस इसका 17.05 दिखा रहा है, मेरे ख्याल से आज फिर गिरा है तो 16 के करीब आ चुका है। अब अगर आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे 3 साल और 5 साल का, इसका स्टॉक प्राइस काफी हद तक नीचे गिरे जा रहा है। और अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूअसली नीचे की ओर गिरे जा रहे हैं। सो इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस एनबीसीसी का गिरे जा रहा है, पर आप ये देखिएगा द सेक्टर इन विच इट ऑपरेट्स हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एनबीसीसी भी हिट हो रहा है। साथ में एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे इसकी आरओसी को बहुत इफेक्ट हुआ है, वो है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसके चेयरमैन ने भी काफी बार कहा है कि बहुत टाइम से ग्रीन ट्रिब्यूनल इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी के नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं कुछ पॉइंट्स इसमें से बाद में भी बात करने वाला था, बट कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। सो ये इसका काफी बड़ा हाईलाइट है। मुझे लगता है कि इस वक्त एक कंपनी का डेट फ्री होना इज अ ग्रेट थिंग फॉर दैट कंपनी। और डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी एंड हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.98। हाउएवर प्रोमोटर की होल्डिंग गिर गई है बाय 4.18। पर इसका रीजन है हमारे पास क्यों गिर रही है। तो
प्रमोटर यहाँ पे कौन है? सरकार। और सरकार ने अभी भारत बॉन्ड ईटीएफ के 2 ट्रांचे निकाले थे, जिसके अंदर हमारा एनबीसीसी भी एक प्लेयर था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो असल में नेगेटिव है नहीं, क्योंकि वो भारत बॉन्ड ट्रांस में उसको निकालना था और सरकार ने इसलिए सेल किया, ना कि कोई डिस्ट्रेस के कारण। पर इसमें कुछ सवाल हैं जो बहुत बड़े सवाल हैं, वो है कंटिजेंट लायबिलिटी। तो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है जिसको वो लोग बुक में अभी नहीं डालते, बट वो लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वजह से ये कंटिजेंट लायबिलिटी है कि ये हमें पैसा हो सकता है देना पड़े। और इस साल की अर्निंग में 2018 या 19 की, क्योंकि अभी उसने एनुअल रिपोर्ट नहीं निकाली है, उसमें भी उन्होंने 211.90 की एक्स्ट्रा इनकम दिखाई थी। तो मुझे लगता है ये फैक्टर याद रखना चाहिए कि ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप पी देखेंगे, काफी कंपनी की गिर गई है, खाली डीएलएफ गोदरेज की इनसे ऊपर है और ओमेक्स की इनसे ऊपर है। प्राइस बहुत नीचे आ गया है, जो हमने अभी ये भी देखा। 2017 में ये प्राइस इनका समवेयर अराउंड 140 पे था। तो अगर ये प्राइस यहाँ पे 140 के करीब था और अब ये नीचे आके तकरीबन 17 रुपए पे आ चुका है, जो कि इसने अभी तक अपने, अगर मैं इसको मैक्सिमम करता हूं तो आप देखेंगे 17 रुपए इसका कहीं ये आपका लगा था अगस्त 2014 में। तो अगस्त 2014 में ये इसका 17 का प्राइस था। तो इस वक्त का मतलब है कि काफी बड़ा इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है वैल्यू का। अब सवाल ये है कि क्या इसमें ये डिस्ट्रक्शन वापस रिकूप कर सकते हैं, और मुझे लगता है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में काफी बड़ा पुश रहने वाला है। कंपनी का अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी की सेल्स बढ़े जा रही है। कंपनी बार बार अपने एनुअल रिपोर्ट में कह रही है कि जो अकाउंट्स इसके पास आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, नरोजी नगर का टेंडर इसके इसके फेवर में आया, जिसकी में मार्जिन बहुत अच्छे हैं और जेपी इंफ्रा में भी काम शुरू हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे जा रहा था, 7% से गिर के 4% हो गया। एक अच्छी कंपनी के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने की तरफ जाना चाहिए, ना कि गिरने की तरफ। तो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है कि जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ रही है तो उस तरह आपका कॉस्ट उस कंपनी को चलाने की कम होनी चाहिए। तो चलिए इसका जल्दी से Q3 रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी ऑपरेटिंग इनकम 3 क्वार्टर की 1,265 रुपए रही, जो कि लास्ट वाले की 1098 करोड़ थी सेकंड क्वार्टर में। आ, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस इन्होंने अच्छा किया, पर Q4 का इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं शो किया, ना ही आ, इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट आई है, तो वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। कंपेयर 15% ऑपरेटिंग इनकम में भी इनका इंक्रीज हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने एक रियल एस्टेट सेल किया था अपना 103 करोड़ का, जो अभी बुक्स में नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है वो Q4 में आके Q4 का रिजल्ट्स भी इनका ठीक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नरोजी नगर का इनके पास रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो ये याद रखिएगा। दिस ऑल्सो सेट अ प्रेसिडेंस। तो काफी स्टेट्स और लोगों ने कहा था कि ये बहुत पेड़ काट रहे हैं, पर आई थिंक नरोजी नगर से काफी क्लैरिटी आएगी कि आगे वाले केसेस में भी इनको कहाँ कहाँ अपनी वो मिल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड है। अभी भी इनके पास 72,000 के ऑर्डर बुक हैं और 37,000 के रीडेवलपमेंट में इनके पास ऑर्डर बुक पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, नरोजी नगर इनके हाथ में है। और एक और चीज हुई है, पहले एक मीना जी थे जो इसके डायरेक्टर थे, और वो 2 पोजीशन संभाल रहे थे, साथ इन वन इन द मिनिस्ट्री एंड साथ में वो इसके चेयरमैन भी थे। हावेवर अब 2019 में पीके गुप्ता इनके डायरेक्टर बने, और पीके गुप्ता के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऑफ राइट्स लिमिटेड। और राइट्स भी एक बहुत नामी रेलवेज की कंपनी है। तो मुझे लगता है कि उनके पास वो एक्सपीरियंस है और लीडरशिप है, जिसकी वजह से वो कंपनी को चला सकते हैं, बिकॉज राइट हैज बीन अ क्वाइट अ
क्वाइट अ गुड स्टोरी टू वर्क ऑन। तो मेरे हिसाब से जो जिन वजह से इसके स्टॉक में बहुत गिरावट है, वो पहली चीज है, जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है, रियल एस्टेट हैज बीन इन द बैड शेप फ्रॉम द लास्ट 4-5 years। तो उस कई बार आप बुरा नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि आपका पूरा मोहल्ला खराब कर रहा है, आपका नाम भी खराब हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वही एनबीसीसी के साथ यहाँ पे हुआ है। और दूसरा इसके साथ है कि इसका रियल एस्टेट में इसने अपना काफी बढ़ोतरी की थी रिसेंट ईयर्स में। तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट में इसका काफी पैसा लग गया रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट इज गोइंग थ्रू अ क्वाइट अ गुड पिकअप इन द करंट ईयर। तो अब मेरा रैशनल क्या है इसमें इन्वेस्ट करने का? वैसे तो मैंने आपको सारे कारण बता दिए, पर एक बार जल्दी से बता देता हूँ। कोई इसका डेट नहीं है, गवर्नमेंट का पुश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि मैं इसमें क्या कह रहा हूँ आपसे, कि गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा पुश हो सकता है। और दूसरा, अभी हमने देखा है गवर्नमेंट बहुत सारे लेबर लॉस को रिलैक्स कर रही है। मुझे नहीं पता वो सही है गलत, पर मुझे लगता है गवर्नमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा रिलैक्सेशन इस तरह देगी फॉर द नेक्स्ट 2-3 years टू पुश देम। दूसरी, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो हमें पता है पैसा है, और ये डिविडेंड भी सोच समझ के देती है। मैनेजमेंट का चेंज है, स्टेटस ऑफ पीडब्ल्यूओ, जिसकी वजह से इसको compete नहीं करना पड़ता, बट टेंडर इसको उसकी तरह मिल जाता है। ऑर्डर बुक इज क्वाइट इंटैक्ट, तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को काम नहीं मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और कुछ हाई मार्जिन प्रोजेक्ट इसके 2020-2021 में लगने वाले कंपनी में शुरुआत हो जाएगी। तो नारोजी नगर और दूसरा आपका जेपी इंफ्रा, तो ये इस प्रोजेक्ट्स की वजह से काफी इसको फायदा हो सकता है। और उनका एक्सपेक्टेशन है 9,000 करोड़ वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उनके पास आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नेगेटिव चीजें भी क्या है। तो पहली चीज है कि लाइबिलिटी इसकी काफी ज्यादा है, कंटीजेंट लाइबिलिटी, और अगर वो पे करना पड़ा तो काफी हद तक नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे इसका अभी तक उसने इस साल इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट नहीं शेयर की, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि Q4 में इसका कैसा रिजल्ट रहा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनका एक रियल एस्टेट बिका था जिसकी अभी तक 103 करोड़ उन्होंने बुक्स में नहीं डाला है, उससे उनको फायदा हो सकता है। और अदर एक्सपेंसेस 200 करोड़ थे 2018-2019 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हमें जरा देखना पड़ेगा कि आगे जाते हुए वो कैसे चल रहा है। तो आखिर में मुझे जरूर यकीन है कि आपको होगा कि मेरा क्या स्टैंड है इस स्टॉक में। तो मैंने जरूर थोड़ा सा इसका स्टॉक तो खरीदा है, और मैं इसको 2 या 3 साल के लिए देखता हूँ कि ये कितना आगे बढ़ सकता है। मैंने इसको पहले भी खरीदा था और मैंने सेल नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो लॉस में है। पर मुझे लगता है आगे जाते हुए ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है, और डबल या ट्रिपल रिटर्न 70 रुपए से आपको 51 रुपए तक ये पक्का चली जाएगी। थैंक यू। हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और क्या आप एनबीसीसी के बारे में क्या सोचते हैं।